नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। महोबा में 4 साल का एक मासूम बोरवेल में गिर गया, जिसको बचाने के लिए पिछले 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना कुलपहाड़ इलाके के बुधौरा गांव की है, जहां खेलते वक्त 4 साल का मासूम धनेंद्र बोरवेल में गिर गया। बच्चा खेल रहा हो तो बच्चा हमारा लड़का धर रहा हो तो खेलत नहीं देख पाओ, चलू गो माँ सो उबोर में समा गो। अब 12 बजे समा गो तो ढील उठाओ काम। बच्चे के गड्ढे में गिरते ही गांव में कोहराम मच गया। प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। 2 जेसीबी मशीनें बोरवेल के पास खुदाई कर रही हैं। डीएम और एसपी खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन कई घंटे के बावजूद अब तक बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है। अभी करीब 26-27 फीट की खुदाई हुई है और पानी आ गया है अभी। तो धीरे धीरे अब हम लोग को खुदाई में स्लो होना होगा और धीरे धीरे पानी हटाते हुए ग्रेजुअल स्लो बना के आगे की खुदाई बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अब लास्ट लेग में हम लोग पहुँच गए हैं। बदायूं में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां कुएं की मिट्टी निकालने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए। घटना इस्लाम नगर के खेतीहर गांव की है, जहां जंगल में कुएं की सफाई के दौरान ये हादसा हुआ, जिससे बाद में इलाके में कोहराम मच गया। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन मलबा ज्यादा होने के चलते रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो पुलिस की टीम पोकलेन मशीन के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी के सहारे कुएं पड़े मिट्टी के ढेर को हटाया गया, क्योंकि मलबे के नीचे 3 लोग दबे थे। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़े ही सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के ढेर में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला गया, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन रास्ते में ही एक घायल ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जसूपुर गांव का एक व्यक्ति 108 एम्बुलेंस द्वारा सिविल इस्लाम नगर पर लाया गया था और मेडिकल टीम और मैंने परीक्षण किया तो बॉडी ठंडी थी और वो ब्रॉड डेड था। वो अस्पताल पहुंचने से पहले मृत हो चुका था। बरेली में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बरेली में सब रजिस्ट्रार राकेश गौतम से व्हाट्सएप के जरिए रंगदारी मांगी गई है, साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद सब रजिस्ट्रार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। वो व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा था, उसके जो है व्हाट्सएप पे फौजी के ड्रेस में उसकी जो है फ़ोटो लगी हुई थी। पहले उसने कहा हाउ आर यू, फिर आपने मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था, उसने कहा 50,000 रुपये भेज दीजिए, शाम तक नहीं भेजे तो आपको जो है मार दिया जाएगा। फिलहाल धमकी के मद्देनजर पुलिस ने सब रजिस्ट्रार की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनकी सुरक्षा में एक सिपाही तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। पुलिस जल्द ही घटना के खुलासे का दावा भी कर रही है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा लिख लिया था पुलिस ने कोतवाली में, और जो संदिग्ध है उसे पकड़ लाए थे। उससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस केस का खुलासा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड को लॉन्च किया। बीएसई में शंखों की ध्वनि के साथ योगी का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने बीएसई दफ्तर का निरीक्षण किया और शेयर मार्केट के काम को भी समझा, जिसके बाद बीएसई के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का लखनऊ के चिकनकारी दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया, तो मुख्यमंत्री ने बीएसई के प्रबंध निदेशक को राम जन्मभूमि का प्रसाद देकर उनको सम्मानित किया। बॉन्ड की लिस्टिंग के बाद मुख्यमंत्री शेयर मार्केट में तेजी के प्रतीक बुल के पास भी गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और लखनऊ के बाद दूसरे नगर निगम के बॉन्ड की जल्द लिस्टिंग का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से इसे नए युग की शुरुआत मानता हूँ। मुंबई दौरे के दौरान सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही सबसे बड़ी और अत्याधुनिक फिल्म सिटी की रूपरेखा पर फिल्म जगत के दिग्गजों से चर्चा की और फिल्मी जगत की हस्तियों को यूपी आने का न्योता दिया। सीएम योगी ने ऐलान किया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने जा रही फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास होगी, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छी, केवल एक यमुना अथॉरिटी की फिल्म सिटी नहीं होगी या उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होगी, ये वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी होगी। वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के लिए ही
आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुंबई दौरे में मंगलवार को सीएम योगी ने बॉलीवुड से सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ मुलाकात की थी, जिसमें फिल्म सिटी को लेकर लंबी चर्चा हुई। तो बुधवार की सुबह मशहूर गायक कैलाश खेर से भी फिल्म सिटी को लेकर मुलाकात की। यूपी में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने वाली है, जिसको लेकर शिवसेना परेशान नजर आ रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि मुंबई से फिल्म सिटी को कोई बाहर लेकर जा ही नहीं सकता। यूवी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है। शिवसेना के सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी भी सामने आई। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि फिल्म सिटी के लोग खुद बाहर जाना चाहते हैं। मुंबई गए हैं और वहाँ पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद और बॉलीवुड स्टार रवि किशन ने कहा कि मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी यूपी में बनाएंगे। वहाँ पे मराठी फिल्मों के लिए भी नहीं होता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं। राउत साहब, मुंबई दौरे में सीएम योगी ने जहां फिल्म सिटी को लेकर फिल्मी जगत की हस्तियों से मुलाकात की, तो वहीं यूपी में निवेश को लेकर देश के चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का न्योता देते हुए भरोसा दिलाया कि यूपी में पूरी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। यूपी में भय का माहौल खत्म हो चुका है। इसकी चर्चा सीएम योगी ने फिल्म जगत की हस्तियों के साथ भी की। यानी विकास आएगा तो भय अपने आप दूर होगा। और उत्तर प्रदेश में पता नहीं यहाँ पे क्या स्थिति है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जितने भी दुर्दांत अपराधी और माफिया थे, उनके घरों में बुलडोजर से ढहा करके उनको हमेशा के लिए हम उत्तर प्रदेश की धरती से उनकी दुनिया को विदा करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। सीएम योगी ने बताया कि सरकार जेवर में एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रही है। पूर्वांचल लिंक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। दिल्ली में कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जगह जगह किसान डटे हुए हैं। कल किसान संगठनों के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चौथे दौर की बातचीत होने जा रही है, जिसमें एक हफ्ते से चले आ रहे गतिरोध के खत्म होने की उम्मीद है। तो बुधवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। सोमवार को किसान संगठनों के साथ बैठक में जो बिंदु सामने आए थे, उनको लेकर चर्चा हुई। देखिए, कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहां तक समाधान हो सकता है। उधर सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बल को और मुस्तैद कर दिया गया है, लेकिन बुरारी मैदान में इकट्ठा किसान लंबे धरने के लिए तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। तो यूपी से लगे गाजीपुर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबकी नजर कल होने जा रही अहम बैठक में लगी हुई है, जिसमें दोनों तरफ के लोग किसी समझौते की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल 7वें दिन भी जारी रहा। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान पिछले 5 दिन से डटे हुए हैं। बुधवार को भी सैकड़ों की संख्या में किसान बॉर्डर पर डटे रहे। किसानों ने कई बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला। देख सकते हैं कि किसानों ने पूरा जो नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान गाय लेकर पहुंचे थे, जिसे बैरिकेडिंग में बांधकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। तो कुछ किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की प्रार्थना के लिए यूपी गेट पर हवन किया। उधर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि कल किसान हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती, तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कल क्या उम्मीद लग रही है, कितनी आप लोगों की वो तो सरकार बताएगी, नहीं बताएगी फिर बताएगी, 4 दिन में बता देगी, नहीं बताएगी 10 दिन में बता देगी, बता जरूर देगी, साल में जरूर बता देगी। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति तो दिल्ली को घेरेंगे। कल महापंचायत की भी हाँ, पंचायत है कल भी। बरेली में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार चल रहे आरोपी उवैस को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया थाना पुलिस ने उवैस को गिरफ्तार किया है। उवैस पर लगातार युवती पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप है, जिसके चलते परिजनों ने युवती की शादी चुपचाप दूसरी जगह कर दी थी। लेकिन शादी हो जाने के बावजूद आरोपी युवती पर दबाव बनाता रहा और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था।
इसके बाद युवती के पिता ने 28 नवंबर को देवरिया थाने में उवैस के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की धारा 3/5 और आईपीसी की धारा 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से पुलिस की टीमें लगातार आरोपी को ढूंढ रही थी। बुधवार को देवरिया रेलवे फाटक के पास से आरोपी उवैस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उवैस जिले से बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही धरा गया। ये 28 तारीख को विधि विरुद्ध धर्मांतरण विधेयक आया था, उसके तहत एक मुकदमा लिखा गया देवरिया में। तो उसका जो आरोपी था उवैस, उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज में संगम की रेती पर 14 जनवरी से आयोजित होने जा रहे माघ मेले की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने की तैयारी है। लेकिन खास बात यह है कि माघ मेले की सुरक्षा में तैनात होने वाले अधिकारी फिजिकली फिट, नॉन अल्कोहलिक और अच्छे आचार विचार वाले ही होंगे, जिनकी आस्था हो। और क्योंकि ये पूरा मेला क्षेत्र एक तरह से मद्य निषेध और मांसाहारी नहीं रहता है, यहाँ पर इन चीज़ों का प्रतिबंध रहता है, तो ऐसे लोग आए जिनको यहाँ पर खान पान में कोई परेशानी न हो, तो ऐसे लोगों को हम प्रेफर करते हैं। हम लोग जो एसपी से मांग करते हैं तो ये हम लोग बता देते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरह से धार्मिक रहता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति से 11 मार्च महाशिवरात्रि तक चलने वाले माघ मेले के लिए बाहरी जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है। मेला ड्यूटी पर आ रहे पुलिसकर्मियों को कई चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बार माघ मेला 4 सेक्टर में ही बसाया गया है। माघ मेला क्षेत्र में 13 पुलिस थाने, 38 पुलिस चौकियां और 13 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए वॉच टावर भी बनाए जाएंगे, तो ड्रोन कैमरे से भी मेले पर नजर रखी जाएगी। एक तरफ जहां किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली पर डटे हैं, तो वहीं मेरठ के कुछ किसान अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं। मेरठ में जरबेरा फूलों की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इन फूलों की शादी और दूसरे समारोह में काफी मांग रहती है, जिसको दिल्ली और पश्चिमी यूपी में अच्छा बाजार मिलता है। शादी विवाह के अवसर पे या दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर पे फूलों की काफ़ी ज़्यादा मांग होती है, विशेष रूप से जो जरबेरा के फूल होते हैं। और यह देखा गया है विगत वर्षों में कि जरबेरा के फूलों की खेती मेरठ मंडल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, क्योंकि इनका काफ़ी बाजार और इनकी काफ़ी ज़्यादा मांग यहाँ उपलब्ध है। आमतौर पर सजावट के लिए इस्तेमाल जरबेरा के ये फूल 5 रंग के होते हैं। पॉली हाउस के जरिए जरबेरा फूलों की खेती जो मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। पॉली हाउस छोटे किसानों के लिए शानदार विकल्प है। फूलों के अलावा भी किसान कई प्रकार की सब्जियां उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। बीजेपी ने मिशन 2022 की तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी के दौरे पर हैं। मंगलवार को राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के तमाम अनुसांगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, सत्य कुमार, संजीव चौरसिया, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। बैठक में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के साथ 22 में जीत को लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। यहाँ पे राधा मोहन सिंह यूपी के प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ आए हैं और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। सारे लोग जो हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर जो सह संगठन मंत्री, जो प्रदेश प्रभारी हैं, सभी लोग मौजूद हैं बैठक में। और यहाँ पे बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि राधा मोहन सिंह का ये पहला लखनऊ दौरा है। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में मेडिकल कचरा फेंका हुआ है, जिसमें पीपीई किट, इस्तेमाल किए गए हैंड ग्लव्स, सिरिंज शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 की बच्चों की टेस्ट हुई थी और ये पूरा जो है वो कचरा है यहीं पे रखा गया है। इसमें हैंड्स ग्लव्स हैं, कुछ सैनिटाइजर हैं, पीपी किट है और कई तरह का यहाँ पे मेडिकल कचरा है और ये मुख्य गेट पे रखा गया है। दरअसल स्कूल की 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके चलते कॉलेज को बंद कर दिया गया। साथ ही कॉलेज के कई छात्रों का कोरोना टेस्ट भी कराया गया, लेकिन कोरोना टेस्ट के बाद मेडिकल कचरे को स्कूल परिसर में ही एक पेड़ के नीचे छोड़कर स्वास्थ्य कर्मी चलते बने, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन ने सीएमओ से बात की। इसके लिए अभी सीएमओ साहब से बात हुई है। सीएमओ साहब तुरंत जो है मेडिकल वालों को भेज करके इसको साफ कराने। इससे बीमारी नहीं चल सकती है? नहीं हो सकता है, बीमारी हो है। इसमें तो सर लापरवाही है। या सीएमओ साहब से अभी बात हुई है, इसको तुरंत अभी उसको साफ करा दिया जाएगा।
किशोर देर रात अचानक मृतक बीएसएफ जवान के घर पहुंचे। मृतक जवान की बेटी का कन्यादान किया। समारोह में डीएम की पत्नी भी मौजूद रही और डीएम अमित किशोर ने सह परिवार पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। दरअसल सलेमपुर तहसील क्षेत्र के मझौली राज कस्बे के रहने वाले अजय कुमार बीएसएफ के 88वीं बटालियन में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में 25 अगस्त 2018 में एक घटना के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतक जवान की लड़की शिवानी रावत ने डीएम अमित किशोर को एक भावुक पत्र लिखा था, जिसके बाद डीएम ने सपरिवार शादी में पहुंचने का फैसला किया। बीएसएफ में कार्य के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी अजय कुमार जी की बिटिया है और इनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ इनकी शादी में आऊँ और इन्होंने बड़ा मुझे एक भावहीन पत्र भी लिखा था और मैं सपरिवार यहाँ आया। मैंने आशीर्वाद दिया है नए वर वधू को और मैं इनको शुभकामना देने के लिए यहाँ आया हूँ। और जैसा कि जिलाधिकारी से अपेक्षा की गई है कि जितने हमारे पैरामिलिट्री या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हमारे जितने जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके अगर कोई भी समस्या होती है और वो अगर दिवंगत हो जाते हैं तो उनके परिवार का ख्याल रखना। ये एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और इसी बीच खबर आ रही है मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा थानेदार पर भड़क गए और चौकी प्रभारी को फटकार लगाते हुए सुधर जाने की नसीहत दी। बताया जा रहा है कि डकिनगंज चौकी प्रभारी ने पुलिस चौकी के सामने टीन सेट बनवाया था जो विधायक जी को पसंद ही नहीं आया। इसी को लेकर विधायक रत्नाकर मिश्रा भड़क गए और टीन सेट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। विधायक की आपत्ति के बाद पुलिस ने भी निर्माण को तुरंत मजदूरों से तुड़वाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। क्या देंगे? मतलब उनसे ये सकरी है और वो लोग कर रहे हैं। तुरंत हम यहाँ हैं, ये हटना चाहिए। और ये बड़ी गलत बात है। एक आपको प्रोटोकॉल नहीं, मैं यहीं खड़े रहते हैं, गाड़ी से जाते हैं, आप बैठे रहते हैं। हाँ, ये आपको नहीं मालूम। और हम आप व्यवसायी से 500 रुपया, 1000, 10,000 रुपया ले रहे हैं। क्या गए थे साथ में? नहीं, ये तत्काल हटे, मतलब ये तुरंत हटे। मुझे आना पड़ा 2 घंटा से हमारे लोग को आप बुला कर धमका रहे हैं। रनी आप क्या कर रहे हैं? ये रोड आप घेर रहे हैं, ये उसे सकरा है। क्या देंगे? मतलब उनसे ये सकरी है और वो लोग कर रहे हैं। तुरंत हम यहाँ हैं, ये हटना चाहिए। और ये बड़ी गलत बात है। एक आपको प्रोटोकॉल नहीं, मैं यहीं खड़े रहते हैं, गाड़ी से जाते हैं, आप बैठे रहते हैं। हाँ, ये आपको नहीं मालूम। और हम आप व्यवसायी से 500 रुपया, 1000, 10,000 रुपया ले रहे हैं। क्या गए थे साथ में? नहीं, ये तत्काल हटे, मतलब ये तुरंत हटे। मुझे आना पड़ा 2 घंटा से हमारे लोग को आप बुला कर धमका रहे हैं। रनी आप क्या कर रहे हैं? ये रोड आप घेर रहे हैं, ये उसे सकरा है। चूँकि चौकी पर कुछ शेड नहीं था तो उन्होंने शेड एक थोड़ा सा बढ़ा के बना लिया था, तो वो रोड के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो कुछ पब्लिक का, चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सब कुछ होता है और पब्लिक इंटरेस्ट में ये देखा गया कि थोड़ा सा बाधा हो रही थी ट्रैफिक के लिए, तो उसको हटवा दिया गया। और इसमें एक मैंने कहा कि सीओ साहब जरा इसको चेक कर लें कि क्या वास्तविकता है इसकी। खबर 1 मिनट में फिलहाल इतना ही। कल शाम 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड की।